ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसमें हम लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अनुसार जो भी लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर विल बी सीइंग दैट। सो पहला जो कैरेक्टर है ये है, जैसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये बोलते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन के बेसिस पर ही बेटर लर्निंग हो सकती है। ठीक है, देन यू कैन मीन्स लर्नर जो है वो बेटर लर्न कर सकता है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अनुसार सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या एम्फेसाइज करता है? ये एम्फेसाइज करता है, इट एम्फेसाइजेस ऑन द लर्निंग एट हायर लेवल। हायर लेवल की लर्निंग के लिए ये एम्फेसाइज करता है। ओके, देन इट फॉस्टर्स द क्यूरियोसिटी। जो भी क्यूरियोसिटी है उसको फॉस्टर करता है। देन इट इंक्रीजेस, व्हाट डज इट इंक्रीज? इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद इट बिलीव्स दैट लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट इज नीड बेस्ड। मतलब जो लर्नर है, लर्नर को यदि नीड होती है तो उसकी जो लर्निंग है वो क्या हो जाती है? इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? वी हैव स्टडीड कि भाई सेल्फ मोटिवेशन से बेटर लर्निंग हो पाती है। जो लर्निंग है, मतलब जो हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो हायर लेवल की लर्निंग पे एम्फेसाइज करता है। ये जो क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको बढ़ाता है। और ये रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। और ये बोलता है कि जब नीड होता है तो जो हमारी लर्निंग है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो पाती है। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे। फिर लर्निंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सो वी हैव सम लर्निंग स्ट्रैटेजीज है। पहले तो देखो, प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन। प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन में क्या है कि मतलब आपको आपके जो गोल्स हैं, गोल्स क्या करने हैं? यू हैव टू सेट योर गोल्स। ठीक है, आपको गोल्स सेट करने हैं, प्लस आपको जो टाइम टेबल है वो बनाना है। ठीक है, सो प्लानिंग एंड फोकसिंग में ये आता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमेंबरिंग में, ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट। फिर रिमेंबर में क्या है? आप रिमेंबर कैसे करोगे? आप रिमेंबर कर सकते हो सकता है आप निमोनिक्स का यूज करो रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है वो इमेजरी का यूज करो रिमेंबर करने के लिए। देन कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन में व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट द एग्जाम्पल्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में यू कैन क्रिएट द एग्जाम्पल्स, ऐसे आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। अब कॉग्निटिव मॉनिटरिंग क्या होता है? देखो, कॉग्निटिव मॉनिटरिंग में व्हाट यू डू, आप सेल्फ क्वेश्चन करते हो। ठीक है, यू डू द सेल्फ क्वेश्चनिंग, आप सेल्फ टेस्टिंग भी करते हो। ठीक है, सेल्फ क्वेश्चनिंग भी करते हो और सेल्फ टेस्टिंग भी करते हो, ये होता है कॉग्निटिव मॉनिटरिंग। उसके बाद इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटी। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी मतलब इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी में आपको क्या पता है? क्या पता होता है? आपको पता होता है कि आपकी खुद की जो फैलिएबिलिटी है वो क्या होती है, या फिर जो भी आपके इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होती है। इसमें आपकी खुद की फैलिएबिलिटी और जो आपकी इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस हैं उनका आपको पता होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ये जो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये क्या है? देखो, आप क्या करते हो, आपने एक स्किल को महारत कर लिया है। ठीक है, आपने मान लो एक स्किल सीख ली है, तो आप इस स्किल का यूज दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते हो। और यदि आप करोगे, तो यदि आप करने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब है कि ये जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, मतलब एक स्किल जो है वो दूसरी स्किल में ट्रांसफर नहीं हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे आपने कारपेंटरी करी है और आप कारपेंटरी का यूज करके पेंटिंग करने का सोच रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? या फिर आपने सिंगिंग सीखी है, आप मतलब गाना सीख के क्या आप डांस कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल्स ये होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वी हैव द लर्निंग स्ट्रैटेजी। कौन कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजी है हमारे पास? लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन है। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि पहले जो हमारे टीचर हैं, टीचर पहले क्या करते हैं? वो लेक्चर दिखाते हैं, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट मतलब कि परफॉर्म करके बताते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को। देन फ्लिप क्लासेस। अब फ्लिप क्लासेस क्या होता है? देखो, फ्लिप क्लासेस में क्या है कि जो आपके प्री रिकॉर्डेड
प्री रिकॉर्डेड पहले तो वीडियोस दे दिए जाते हैं, तो बच्चे जो है पहले ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको देख के आते हैं, फिर बाद में जब वो क्लास में आते हैं ना तो डिस्कशंस वगैरह होते हैं। ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा चलता है कि भाई जो भी आपको लेक्चर्स दिए गए हैं वो आप देख कर आइए, फिर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद है एसिंक्रोनस लर्निंग। अब एसिंक्रोनस लर्निंग क्या होता है? देखो एसिंक्रोनस लर्निंग में ये होता है कि लर्नर जो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो दे देते हैं आपको, आप देखते हैं, जब आपकी सहूलियत होती है तो मतलब रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं है, टीचर कभी और पढ़ा रहा है और जो आप हैं वो कभी और पढ़ रहे हैं, तो ये एसिंक्रोनस लर्निंग है। बाकी सिंक्रोनस क्या है कि जब टीचर पढ़ा रहा है आप तभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि सम पीपल दे रेफर द लाइव लेक्चर्स, वो लाइव लेक्चर्स को रेफर करते हैं, जैसे वेबिनार्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, चैट एंड मैसेजेस वगैरह होते हैं, या फिर कोई भी और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी होती है, ये होती है सिंक्रोनस लर्निंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टीचर सपोर्ट सिस्टम। अब टीचर सपोर्ट सिस्टम दो टाइप का होता है, एक है ट्रेडिशनल टीचर सपोर्ट और दूसरा है मॉडर्न टीचर सपोर्ट। अब ये जो ट्रेडिशनल टीचर सपोर्ट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, लेट्स सी। टीचर सपोर्ट सिस्टम में एक होता है हमारा, वी हैव द टीचर टीचर डायरेक्टेड मेथड, ठीक है, टीचर डायरेक्टेड मेथड होता है, फिर उसके बाद होता है चॉक एंड टॉक, ठीक है, चॉक एंड जो भी आपका टॉक मेथड है वो होता है, फिर ठीक है, चॉक एंड टॉक मेथड होता है, देन उसके बाद होता है आपका वाइट बोर्ड मेथड। ठीक है, सो ये हो जाते हैं ट्रेडिशनल। फिर उसके बाद मॉडर्न कौन कौन से हो जाते हैं? सो वी हैव मॉडर्न। मॉडर्न में जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर मॉडर्न देख लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव द मॉडर्न। अब मॉडर्न कैसे होते हैं? मॉडर्न जैसे कि वी हैव द ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, अब ये नया कुछ चल रहा है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं कि इतने सारे एप्स भी बन रखे हैं। सो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। फिर उसके बाद थिंक एंड पेयर। थिंक एंड पेयर क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग का एक टूल होता है। फिर उसके बाद एक होता है फिश बॉल। अब ये जो फिश बॉल टेक्निक है, इसमें क्या है कि एक इनर सर्कल होता है, ऐसे ऐसे एक इनर सर्कल होता है और एक आउटर सर्कल होता है। तो जब इनर सर्कल वाले लोग डिस्कस करते हैं तो बाहर वाले लोग सुनते हैं, और ऐसे ही फ्लिप होता है, जब बाहर वाले लोग इनर सर्कल में आते हैं तो वो बोलते हैं, फिर बाहर वाले लोग सुनते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बस ग्रुप। अब बस ग्रुप क्या है? बस ग्रुप में यही है कि 2 से 3 लोग होते हैं, वो बस बस मतलब कुछ ऐसे भिनभिनाते टाइप के हैं, बोलते हैं, मतलब डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास जिक्सॉ। अब जो जिक्सॉ स्ट्रैटेजी है वो भी एक टाइप की कोऑपरेटिव लर्निंग है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न में एक आ जाता है हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस हम करते हैं। फिर स्टडी थ्रू आईसीटी। आईसीटी के थ्रू मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न लर्निंग। क्या हो गया? ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, फिश बोल टेक्निक हो गया, बस ग्रुप हो गया, जिक्सो हो गया, देन जो भी आपकी थिंक एंड पेयर है ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ग्रुप एंड स्टडी थ्रू द आईसीटी। ठीक, फिर इवैल्यूएशन सिस्टम होते हैं। सो इवैल्यूएशन सिस्टम हमारे पास 3 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव, दूसरा समेटिव और तीसरा होता है ऑथेंटिक। अब जो फॉर्मेटिव होता है, देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग होता है, मतलब जब आप सीख रहे हो ना तभी आपको टेस्ट किया जाता है, जैसे कि बीच में आपके टेस्ट ले लेना, बीच में ही आपसे क्विज वगैरह पूछ लेना, ठीक है, बीच में ही डिस्कशन वगैरह करना, ये होता है फॉर्मेटिव। फिर समेटिव क्या है? समेटिव या फिर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन एंड में होता है। ठीक है, अब एंड में जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते हैं, फाइनल ग्रेड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर ऑथेंटिक असेसमेंट क्या होता है? ऑथेंटिक असेसमेंट में अब आपने जो भी सीखा है आप रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई करने का कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑथेंटिक असेसमेंट। फिर हमारे पास आ जाता है सीआरटी वर्सेस एनआरटी। अब सीआरटी वर्सेस एनआरटी क्या है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और दूसरा है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में देखो, क्राइटेरिया जो है ये परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाता है। मतलब क्या कि कुछ फिक्स्ड टाइप का क्राइटेरिया होता है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, मतलब आपने कैसा परफॉर्म किया सिर्फ वही देखा जाता है, इसमें दूसरे स्टूडेंट से आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, और इसमें आपकी कोई भी रैंक वगैरह भी नहीं पता चलती। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे बच्चों से नहीं कंपेयर करा जा रहा है, तो आपकी रैंक कैसे पता चलेगी? ठीक है, इसमें स्टूडेंट का जो भी परफॉर्मेंस है वो पता चलता है। ठीक है, और जैसे आपको बोले कि प्रोफिशिएंसी, जो भी आपकी प्रोफिशिएंसी है
वो कैसे पता चलती है? तो प्रोफिशिएंसी भी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट से पता चलती है, ठीक है। फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? देखो, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम परसेंटाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी आपका परसेंटाइल, जैसे आप यूजीसी नेट में आपके परसेंटाइल आते हैं, तो परसेंटाइल क्या होते हैं? आपके अदर स्टूडेंट के कंपेयर में आते हैं ना, तो इसमें आपकी रैंक वगैरह पता चलती है, आपकी प्लेस पता चलती है, आपकी क्या रैंक है, क्या प्लेस है, ठीक है। मतलब ये आपका नॉर्म ग्रुप से आपको कंपेयर करा जाता है, ठीक है। So this is the NRT and this is the CRT. So with this we are done with the learner's characteristic. Then this is the quote of the day. Real evil, the real evil is the idleness which is the principal cause of a पॉवर्टी। ये स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आइडलनेस है, मतलब हम ग्रो करने की कोशिश नहीं करते, और यही प्रिंसिपल कॉज है पॉवर्टी का। आपने देखा होगा कि आपको निरंतर, भले ही आप छोटे छोटे प्रयास करें, बट आपको रोज बेहतर बनना है, 1% आपको रोज बेहतर बनना है, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू सो